तारीख 1 जुलाई 2002, समय 8:10, स्थान मास्को का ड्रोमोटेरो, संख्या 60, जिसमें 45 बच्चे थे। सभी मौत का इंतजार कर रहे थे। सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन यह सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनने और देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महज 38 मिनट बाद विमान रनवे पे लगी। सभी यात्री विमान में सवार हुए। उनके साथ 9 विमान सदस्य भी शामिल थे। फ्लाइट का सफर मास्को से बेरोलिना का था। इसमें सभी यात्री बेहद खुश थे, जिससे माहौल खुशनुमा बना था। सभी बच्चे अपने टीचर के साथ फील्ड ट्रिप पे जा रहे थे। उन्हें इसका तनिक भी अंदाजा नहीं था कि वे कभी नहीं खत्म होने वाले ट्रिप पर जा रहे हैं। अपने मौत से अनजान बच्चे बेहद खुश थे। यह फ्लाइट 3000 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 30 मिनट में तय करने वाली थी। फ्लाइट एयरपोर्ट में से उड़ान भरती है और रात के करीब 11 बजे स्विट्जरलैंड के एयर स्पेस में प्रवेश करती है। ये एयर स्पेस एक प्राइवेट कंपनी स्टार गाइड्स के द्वारा संचालित किया जा रहा था। उस रात पीटर नेल्सन एयर कंट्रोलर के रूप में अपने एक सहयोगी के साथ मौजूद थे। उस दिन एयर स्पेस ट्रैफिक के लिहाज से काफ़ी व्यस्त दिन था, लेकिन रात के समय व्यस्तता थोड़ी कम थी। पूरे एयर स्पेस में रात 11 बजे किसी भी एयरपोर्ट पर कोई भी फ्लाइट की लैंडिंग नहीं थी। ये देखते हुए पीटर का सहयोगी अपने भी वर्क स्टेशन की जिम्मेदारी पीटर को देकर बाहर चला गया। अब पीटर दो वर्क स्टेशन को कंट्रोल कर रहा था। पहले रेडार पर एयर स्पेस की ट्रैफिक शो हो रहा था और दूसरे प्लेन की मॉनिटरिंग हो रहा था। रात 11:08 पर फ्लाइट 2937 ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रही थी। फ्लाइट 2937 में मौजूद यात्री ये इंतजार में थे महज अब के 2 घंटे बाद फ्लाइट लैंड हो जाएगी, मगर होने को कुछ और ही मंजूर था। फ्लाइट 2937 से 600 किलोमीटर दूर बर्गेमो से एक DHL फ्लाइट 611 रसेल जाने के लिए 11:06 में वहां से उड़ान भरती है और तकरीबन 11:10 में पीटर को यह सूचना मिलती है कि उनके मुख्य रेडार को मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया, इसलिए उन्हें बैकअप रेडार सिस्टम को इस्तेमाल करने को कहा गया। लगभग 11:21 पर DHL 161 एयर स्पेस में एंटर किया और इस प्लेन के चालक ने पीटर से संपर्क किया और पीटर से 36,000 फीट पर उड़ने की परमिशन मांगा गया। उसी ऊंचाई पर उड़ने का परमिशन मांगा गया उस वक्त जहां मास्को से उड़ान भरने वाली प्लेन 2937 उड़ान भर रही थी। पीटर ने कैलकुलेशन करना शुरू किया और रेडार पर यह देखा कि कहीं आसपास कोई प्लेन तो नहीं है, लेकिन तभी दूसरे रेडार पर डिलेड फ्लाइट एयरबस फ्लाइट AEF 113 का मैसेज आया। उन्हें पास के एयरपोर्ट पर लैंडिंग करना है। अब पीटर 3 फ्लाइट के मोमेंट्स को मेंटेन कर रहा था। इधर लैंडिंग होने वाली फ्लाइट AEF 113 को निर्देश देने के लिए पास के टावर से बात करने की कोशिश की। उनका फ़ोन मेंटेनेंस के कारण संपर्क नहीं हो पाया। पीटर ने कुछ सोचकर पहले रेडार पर मूव कर गया कि AEF 113 को लैंड करने में अभी 10 मिनट लगेंगे। पहले रेडार सिस्टम पर जाकर पीटर ने बिना सोचे DHL फ्लाइट को 36,000 फीट पर उड़ने की परमिशन दे दी और वापस एयरपोर्ट टावर से संपर्क करने की कोशिश में लगे, जिस पर AEF को लैंड करना था। इधर DHL फ्लाइट को परमिशन मिलने पर वह 36,000 फीट पर उड़ान भर रहा था। दूसरी तरफ 2937 उसी ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। ये दोनों प्लेन एक दूसरे से 48,000 फीट दूर थे और बहुत तेजी से एक दूसरे के करीब आ रहे थे। ये तो जाहिर सी बात थी, कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस करते, क्योंकि दोनों का रूट सेम था और जिस गति से वे उड़ रहे थे यह अंदाज़ा भी लगाया जा सकता था कि दोनों स्विट्जरलैंड के ऊपर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। दुर्घटना से महज 43 सेकंड पहले पीटर ने स्थिति को गंभीरता से समझते हुए फ्लाइट 2937 को डिसेंट परफॉर्मेंस करने को कहा। पीटर ने फ्लाइट 2937 को निर्देश दिया कि वे अपने फ्लाइट लेवल को 360 से घटाकर 350 ले आए, मगर तभी 2937 का TCS सिस्टम बज पड़ा और निर्देश देने लगा फ्लाइट लेवल बढ़ा दिया जाए। तभी ठीक उसी समय DHL का TCS सिस्टम अलार्म बजा और फ्लाइट लेवल कम करने का निर्देश देने लगा। बिना देर किए DHL के फ्लाइट ने TCS निर्देश का पालन किया और फ्लाइट लेवल तेज़ी से कम करने लगा। दूसरी तरफ 2937 के विमान चालक कुछ समझ नहीं पा रहा था कि TCS रेडार सिस्टम को फ्लो करे या पीटर का बात मानकर फ्लाइट 2937 दुविधा में पड़ गया, जिस पर पीटर ने जोर देकर 2937 को डिसेंट परफॉर्मेंस करने को कहा। दुविधा में ही फ्लाइट 2937 ने पीटर का बात मानकर अपनी ऊंचाई कम करना शुरू कर दिया। अब स्थिति ये थी कि दोनों फ्लाइट एक स्पीड से नीचे आ रही थी, जो कि फ्लाइट 2937 के TCS रेडार सिस्टम के बिल्कुल उल्टा था। दरअसल आपको बता दें, TCS रेडार सिस्टम वह ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो प्लेन की उड़ने की ऊंचाई, स्पीड और दूसरी चीज़ों को ध्यान में रखकर एक 3D मैप बनाता है, जो आसपास से गुजरने वाली प्लेन की जानकारी देता है। जैसे ही कोई दूसरा प्लेन इस प्लेन के एरिया में घुसता है, ये प्लेन अलार्म बज जाता है
और परिस्थिति के अनुसार एक प्लेन को डिसेंट और दूसरे को फ्लाइंग करने का निर्देश देता है। उधर जब पीटर ने देखा कि फ्लाइट 2937 ने उसका बात मानकर डिसेंट कर लिया है तो वह थोड़ा निश्चिंत हो। तनिक भी अंदाजा नहीं था कि DHL फ्लाइट भी TCA अलार्म्स के निर्देश मानकर डिसेंट कर चुका है। फ्लाइट 2937 से लगातार कांटेक्ट में रहने के कारण DHL फ्लाइट लाख कोशिश करने के बाद भी संपर्क नहीं कर पाया था। ऊपर से पीटर बैकअप सिस्टम इस्तेमाल कर रहा था जिस पर एक जरूरी विजुअल अलार्म सिस्टम HDC था ही नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में रेडार पर रेड क्रॉस दिखाकर जोर जोर से आवाज करता जिससे पीटर को इसका अंदाजा हो ही नहीं पाया। अब पीटर लैंड करने लग गया जबकि दोनों ही प्लेन अभी तेजी से खतरे की तरफ बढ़ रहे थे और अपनी ऊंचाई तेजी से कम कर रहे थे। दुर्घटना से महज 10 सेकंड पहले पीटर ने फ्लाइट 2937 से संपर्क किया और बताया कि उनके राइट हैंड साइड से DHL फ्लाइट आ रही है और वे राइट हैंड साइड देखने लगे जबकि DHL फ्लाइट उनके लेफ्ट साइड आ रही थी। घटना से 3 सेकंड पहले रूसी चालकों का ध्यान अपने लेफ्ट साइड पर गया तो हड़बड़ी में अपना प्लेन ऊपर करने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुका था। फ्लाइट 2937 ठीक 11:35 पर DHL फ्लाइट से 34,895 फीट की ऊंचाई पर टकरा गया और इस घटना के बाद फ्लाइट 2937 4 टुकड़ों में बिखर गया। प्लेन पहला हिस्सा जमीन पर आ गिरा और पिछला हिस्सा कोसों दूर जा गिरा। ये टक्कर इतना भयानक था कि 60 आदमी से 53 आदमी मारे गए जिसमें 45 बच्चे थे और फ्लाइट DHL को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन DHL फ्लाइट के चालक के सूझबूझ से 700 किलोमीटर दूर एक जंगल में फ्लाइट को लैंड करा लिया गया जिसमें प्लेन में मौजूद 2 लोगों को छोड़कर सभी को बचा लिया गया। इस घटना में कुल 55 आदमी मारे गए। इस घटना के जांच के बाद पता चला कि सभी गलती एयर स्टेशन के संभालने में की गई है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा।